मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस का बड़ा ऐलान। ऑज़विस्टल स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम, लोगों को निकाला जा रहा है। एलन मस्क अब ट्विटर के मालिक होंगे। 44 अरब डॉलर में मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए किया ऐलान। जैक डर्सी की होगी सीईओ के तौर पर वापसी। शिवपाल यादव का अखिलेश पर तंज, बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, सपा में मेरा सिर्फ अपमान हुआ। 9 मई को खुलेगा भारतीय जीवन बीमा का आईपीओ के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। शहबाज सरकार का बड़ा कदम, अब जल्द पाक आ सकेंगे नवाज शरीफ। 2019 में इलाज के लिए गए थे लंदन। और इसरो ने जारी की चंद्रयान 3 मिशन की पहली तस्वीरें, अगस्त में हो सकता है लॉन्च। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहर इस जंग में तबाह हो गए हैं। खार्किव, सुमी में तबाही मचाने के बाद अब मारियोपोल पुतिन की सेना के निशाने पर हैं। हालांकि रूस ने मारियोपोल के ऑज़विस्टल स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम का ऐलान किया है। कुछ दिनों पहले रूस ने दावा किया था कि उसने मारियोपोल को यूक्रेन से आज़ाद कर दिया है। मारियोपोल से लोगों को निकाले जाने का काम जारी है। कहा गया है कि यहां से लोगों को ज़िपोरिया, जहां यूक्रेन शहर, भेजा जा रहा है, लेकिन लोगों को निकाले जाने का काम इतना आसान नहीं है। मारियोपोल यूक्रेन के दक्षिण से सबसे आखिर में स्थित है। ये अजोव सागर से जुड़ा हुआ है और यहाँ बंदरगाह है। रूसी सेना के लिए मारियोपोल इसीलिए अहम है क्योंकि अगर यहाँ से रूस का कब्जा हो जाता है तो उसे क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन तक के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास, ये वो इलाका है जिसे रूस यूक्रेन से अलग करना चाहता है। डोनबास में ही डोनेत्स्क और लुहांस्क स्थित है। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही पुतिन ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। डोनबास में 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जंग के पहले ही दिन से मारियोपोल पर रूसी सेना का सबसे ज्यादा फोकस है। पहले ही दिन से यहाँ रूसी सेना जमकर तबाही मचा रही है। मारियोपोल को रूसी सेना ने घेर कर रखा है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और अब वे ट्विटर के मालिक भी बन गए हैं। 44 अरब डॉलर में उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऐलान किया है और ये डील इसी साल पूरी कर ली जाएगी। डील क्लोज होते ही एलन के पास ट्विटर का पूरा कंट्रोल होगा और ट्विटर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। मस्क ने कहा था कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट बनाना होगा। डील पूरी होते ही कंपनी प्राइवेट होगी और ऐसे बदलाव होंगे जो लोग भी देखेंगे। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। ट्विटर खरीदने के ऐलान के साथ ही उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से की है। एलन मस्क ने ट्विटर के खरीदने के पीछे की वजह फ्री स्पीच को बताया है। दरअसल एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर में काफी पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए कंपनी को प्राइवेट बनाना होगा। अब क्योंकि मस्क ने कंपनी खरीद ली है, तो अब जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो जल्द ही दिखने शुरू हो सकते हैं। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना होगा। अब चूंकि वो कंपनी खरीद चुके हैं तो जल्द ही ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा। ताज़ा स्टेटमेंट में मस्क ने कहा कि वो ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट ट्विटर पर बने। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर यूजर्स को ये जानने का हक होना चाहिए कि उनका ट्विटर डिमोट या प्रमोट किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है, इस बात की भी जानकारी यूजर्स को मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर का कोड गिटहब पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी इसमें बदलाव के लिए सजेशन दे सके। एल्गोरिदम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्च इसे समय समय पर टेस्ट भी कर पाएंगे। कुल मिलाकर ट्विटर की सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपेरेंसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ज़्यादातर सोशल मीडिया और प्राइवेसी एक्सपर्ट का मानना है कि इंटरनेट से फेक यूजर्स और बाब अकाउंट का सफाया करना नामुमकिन है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि एलन मस्क ऐसा करने में सफल हो ताकि ट्विटर और भी बेहतर प्लेटफॉर्म बन सके।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा इसकी वजह है। शिवपाल कहते हैं कि अखिलेश के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का बहुत अच्छा मौका था, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। विधानसभा चुनाव से पहले मैंने सपा की सदस्यता ली, फिर चुनाव सपा के टिकट से लड़ा। सपा के 111 विधायकों में से मैं भी एक हूं। इसके बावजूद मुझे सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। अखिलेश से जब इस बारे में मैंने कहा तो उन्होंने गठबंधन के दलों के साथ बैठक में बुलाने की बात कही। मेरा सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ था। मैंने तो सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। यदि गठबंधन में मुझे मानते थे तो चुनाव से पहले गठबंधन की बैठकों में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। शिवपाल बोले, मैंने नेताजी पर कोई हमला नहीं बोला। जनता की आवाज पर मैंने अपनी पार्टी का समर्पण किया था। मैं समाजवादी नेता था, हूँ और रहूंगा। सपा में मुझे अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिला। कहा, आजम खान को जेल से निकालने के लिए करूंगा संघर्ष। विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालकर मैं प्रदेश के सभी जिलों में गया। कार्यकर्ता चाहते थे कि हम सपा प्रसपा एक हो जाएं। जनता की आवाज पर मैं पूरे समर्पण भाव से सपा में शामिल हुआ। अखिलेश को अपना नेता मान लिया। सपा में नेताजी मुलायम सिंह यादव व आजम खान के बाद सबसे वरिष्ठ नेता मैं ही था। इसके बावजूद मेरा उपयोग चुनाव में नहीं किया गया। मुझे स्टार प्रचारकों में भी नहीं रखा गया। पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ी जीत के बावजूद मेरी उपेक्षा हो रही है। सपा में मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। अखिलेश अगर मेरी पार्टी के नेताओं व संगठन का चुनाव में इस्तेमाल करते तो आज सरकार में होते। उल्टे उन्होंने मेरे समर्थक नेताओं का अपमान किया। भाजपा को हटाने का अच्छा मौका था, लेकिन अखिलेश का हाल विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हो गया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने नेताजी पर कोई हमला नहीं बोला। भाजपा की मदद करने के आरोप बेबुनियादी है। मेरी प्राथमिकता संगठन का पुनर्गठन कर पार्टी को मजबूत करना है। प्रदेश में जहां भी अन्याय होगा वहां न्याय दिलाने के लिए पहुंचकर संघर्ष करूंगा। राजनीति में चर्चाएं बहुत सारी चल रही हैं। जहां तक भाजपा के नेताओं से मुलाकात का प्रश्न है तो राजनीति में शिष्टाचार मुलाकातें होती रहती हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम LIC IPO 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। IPO के जरिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। IPO के आधार पर LIC का मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपए बैठता है। सरकार ने फरवरी महीने में LIC में अपनी 5% शेयर बेचने की योजना बनाई थी और ड्राफ्ट पेपर भी सेबी के पास जमा कराए थे। सरकार इस साल मार्च में LIC का IPO लाना चाहती थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए IPO को टाल दिया गया था। वैश्विक बाजार की स्थिति को देखते हुए इसे कम कर दिया गया है। पिछले सप्ताह ही सरकार ने 5% की जगह 3.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 5% हिस्सेदारी बेचने के नियम से छूट के लिए भी सेबी के पास अपील दायर की है। सेबी के नियम के अनुसार 1 लाख करोड़ या इससे ऊपर के मूल्यांकन वाली कंपनियों को IPO में कम से कम 5% हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी। LIC का एम्बेडेड वैल्यू, जो एक बीमा कंपनी में समेकित शेयरधारकों के मूल्य की गणना करने का एक ही तरीका है, अंतर्राष्ट्रीय फर्म मिनिमम एडवाइजर्स द्वारा 30 सितंबर 2021 तक लगभग 5.4 लाख करोड़ आंका गया था। निवेशकों के फीडबैक के आधार पर सरकार के स्वामित्व वाली LIC का बाजार मूल्य इसके एम्बेडेड मूल्य से 1.1 गुना ज्यादा या 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है और LIC IPO से इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। ब्रिटेन में अपना इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे 72 साल के नवाज शरीफ के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने कई भ्रष्टाचार के मामले शुरू किए थे। नवंबर 2019 में लाहौर हाईकोर्ट की ओर से अनुमति मिलने के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे। नवाज शरीफ को अल अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में भी जमानत दी गई थी।
जिसमें वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में 7 साल की कैद की सजा काट रहे थे। शरीफ ने ब्रिटेन जाने से पहले लाहौर हाई कोर्ट को पाकिस्तान लौटने का वचन दिया था, जिसमें उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर कानून और न्याय की प्रक्रिया का सामना करने का भी वादा किया था। अब पाकिस्तान आने के पासपोर्ट उनके छोटे भाई पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार की ओर से जारी किया। पाकिस्तान में पीपीपी और पीएमएलएन वैकल्पिक रूप से सत्ता में रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपने 75 से अधिक वर्षों के अस्तित्व के आधे से अधिक समय तक देश पर शासन किया है। कोविड-19 महामारी की वजह से चंद्रयान 3 मिशन में देरी हो रही थी। इस मिशन की पहली तस्वीर आखिरकार हमारे सामने आ ही गई। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो ने एक डॉक्यूमेंट्री स्पेस ऑफ व्हील्स में इन तस्वीरों को जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह को छूने वाला चंद्रयान 3 लैंडर कैसा दिखाई देता है। यह मिशन चंद्रयान 2 के बाद बनाया गया है, जो 2019 में चंद्रमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह सतह के करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। इसरो का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस साल अगस्त तक इस मिशन लॉन्च को कर दिया जाएगा। हालांकि यह फिलहाल मुश्किल लगता है क्योंकि कई हार्डवेयर टेस्ट अभी भी बाकी हैं। इस साल फरवरी में अंतरिक्ष विभाग ने एक लिखित जवाब में कहा था कि चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है और इस साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि कोविड-19 के कारण इस मिशन में देरी हुई है। इसके अलावा और भी चल रहे कई मिशन प्रभावित हुए हैं। चंद्रयान 3 के अलावा 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में देश के आने वाले आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन के बारे में बताया गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी सूर्य प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु में रखा जाएगा। ये सूर्य के कई गुणों जैसे कोरोनल मास इंजेक्शन के डायनेमिक्स और ओरिजिन के बारे में पता लगाएगा। भारत पहले से ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर चंद्रमा और सौर मिशनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार
जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।